नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान में जो विद्या संबल योजना है, उसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आपको आवेदन किस तरीके से भरना है, कौन-सी पोस्ट के लिए आवेदन भरना है और उसका सबमिशन कहाँ पर होगा। और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि परमानेंट जॉब वर्सेस गेस्ट टीचर वैकेंसी की हम पूरी तरीके से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले अभी पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत ऑफलाइन फॉर्म भरवाने की शुरुआत की गई थी। अब इसकी एक सबसे बड़ी लूज फॉल ये है कि इसको पूरे राजस्थान के लेवल पर लागू ना करके इसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के लेवल पे यानी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको फॉर्म अप्लाई करने थे, वो थोड़े सस्पेंस के दायरे में आ गए। उनको किसी डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर्स मिले, किसी के नहीं मिले, उनको डेट्स पता नहीं थी। लेकिन फिलहाल अभी कल या परसों रात तक बहुत सारे डीओस के माध्यम से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। उदयपुर जैसे कुछ जिलों में इसको वापस से नई टेंटेटिव डेट्स के साथ स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे जयपुर और दौसा में अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं आई है। इसलिए आपको हर तरीके से विभिन्न प्रकार के टेलीग्राम ग्रुप्स, शाला दर्पण के माध्यम से और गूगल के माध्यम से आपको अपडेट रहना है। अब इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। आप कितने भी स्कूल्स में कितनी भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। आपको फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करने हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में जहां तक मुझे पता है, जिसमें स्कूल में आप सबमिट करने वाले हो उसके पीईओ पंचायत एलिमेंट्री एक्सटेंशन ऑफिसर नाम से जो प्रिंसिपल का पद होता है, वहीं पे आपका ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होगा विथ मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तब उसके बाद प्रत्येक विद्यालय स्तर पर जैसे मान लो किसी एक पोस्ट के लिए 10 आवेदन आ गए, तो उन 10 आवेदन में से प्रत्येक कक्षा के हिसाब से या प्रत्येक डिग्री के हिसाब से सबका वेटेज क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। उस परसेंटेज के हिसाब से उनको कैलकुलेशन करके प्रायोरिटी एग्रीगेट मार्क्स के हिसाब से सबकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, कंसोलिडेट लिस्ट, और उसमें जो सबसे टॉप होगा उसको सबसे पहले रिकॉल किया जाएगा। यदि वो ज्वाइन नहीं करता है तो फिर सेकंड नंबर वाला ज्वाइन करवाया जाएगा। इस तरीके से होगा। जिस भी स्कूल में आपका नंबर आता है आप उस विद्यालय में ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें पहली बात, स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर दोनों जगह फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। स्कूल लेवल पर अध्यापक ग्रेड 3 टीचर L1 L2 दोनों के लिए डीएलएड और बीएड अलग अलग क्वालिफिकेशंस आप सभी को पता है। फिर सेकंड ग्रेड टीचर जिसमें ग्रेजुएशन के साथ बीएड होनी चाहिए और स्कूल लेक्चरर जिसमें मास्टर्स के साथ बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे सहायक आचार्य और जो अन्य प्रवक्ता होते हैं उनके लिए अलग से उसमें आपको नेट भी चाहिए। उसके हिसाब से क्वालिफिकेशंस के माध्यम से आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो आप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन को चेक करके जहां पे वैकेंट पोस्ट है वो साला दर्पण पे आपको दिख जाएगी। सिटीजन कॉर्नर में जाके आप देख सकते हो और उसके माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप कोशिश ये करो कि आपकी जो नियरेस्ट स्कूल्स है, चाहे ब्लॉक में हो या नजदीकी जो भी स्कूल पड़ता है, वहां पे आप आवेदन करो, क्योंकि आपको रोज अप डाउन करना पड़ेगा या वहां पे रहना पड़ेगा। इसमें मानदेय की दरें भी फिक्स कर रखी है। 3rd ग्रेड की अलग है, 2nd ग्रेड की अलग है, 1st ग्रेड की अलग है और कॉलेज लेक्चरर की अलग है। प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय निर्धारित किया हुआ है, वो सब विज्ञप्ति में आपको दिया हुआ है। और इसमें एक्सेस अमाउंट भी दिया हुआ है, यानी आप आपसे कितने भी घंटे वो लेक्चर्स करवा सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं, उसके बावजूद प्रति महीने उससे ज्यादा मानदेय आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्कूलों में आईएफएमएस के माध्यम से पेमेंट किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से पोस्ट वैकेंट बताई गई है। तो बहुत सारे स्कूलों में जैसे एक स्कूल का अध्यापक है, उसका पेमेंट किसी दूसरे स्कूल की वैकेंट पोस्ट से उठ रहा है, तो वो पोस्ट उस विद्यालय में खाली शो नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना है आपको, स्कूल में जाके जहां तक हो आप संपर्क करो। आपके कोई नजदीकी टीचर्स हो जो उन स्कूल्स में पोस्टेड हो, उनसे आप संपर्क कीजिए और आप पता करो कि कौन सी पोस्ट वैकेंट है और कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको भरना है। आपको अवेयर रहना पड़ेगा, लगातार टेलीग्राम ग्रुप्स, गूगल और शाला दर्पण के माध्यम से अपडेट रहना होगा, तब जाके आप फॉर्म्स फिल कर पाओगे। ठीक है। अब बात यह है किन लोगों को इसमें आवेदन करना चाहिए और किन लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे जो मेजर कंसर्न है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कैंडिडेट जिनकी लगभग प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और सिलेबस उन्होंने लगभग 2 या 3 बार कवर कर लिया है और उसके बावजूद अब सिर्फ वो एमसीक्यूज और रिवीजन पर डिपेंडेंट है, ऐसे लोग यदि इसको ज्वाइन करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा,
वो कैंडिडेट जो हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो भी अपनी स्टडीज को ज्यादा कैरी फॉरवर्ड परस्यू करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में आपको पूरे 6 घंटे देने पड़ेंगे। आपको स्कूल का टाइमिंग जो भी है वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपके पास काफी सारा टाइम है, तो आपको थोड़ा सा बस मैनेज करना पड़ेगा, इसमें कोई इशू नहीं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अपनी टीचिंग फैसिलिटी में इंटरेस्टेड है वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचिंग स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो रिसोर्सेज है जिनके पास और वो आर्थिक तंगी से परेशान नहीं है, वो अगर इसको ज्वाइन ना करें तो शायद उनके लिए बेटर रहेगा। और वो जो टाइम और एनर्जी जो वहां कंज्यूम करेंगे, उसको यदि वो अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे या यूटिलाइज करेंगे तो शायद उसको उनके लिए बेटर रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी सक्सेस सिर्फ 1 या 2 सीरियस अटेम्प्ट की दूरी पर है, और उनको ये लगता है कि यदि मैं ये जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ उसके बाद मेरी एनर्जी और टाइम कंज्यूम होगा उस जॉब में और वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो शायद वो भी अगर ज्वाइन ना करे तो बेटर रहेगा। तो ये बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, आपको अपने स्तर पे देखना है कि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनली हमारा जो भी परीक्षार्थी है, अभ्यर्थी है, उनका फाइनली एम परमानेंट जॉब है, उनको चाहिए। अब ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल डाउट निकाल देना आप कि एक दिन हम संविदा कर्मचारियों की तरफ फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके नॉर्म्स और रेगुलेशंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपसे बाकायदा एफिडेविट भरवाया जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं कल को कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा मैं परमानेंट करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आपको आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें जब तक कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती आप उस पर काम करते रहोगे, चाहे 1 सेशन निकल जाए, 2 सेशन निकल जाए, 3 सेशन निकल जाए। अगर आपने ज्वाइन आज किया, 1 महीने के बाद कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट वहां हो जाती है तो आपको हटना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस पोस्ट पे कोई नया व्यक्ति परमानेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंट जॉब में पहले से एडजस्टेड है, लगे हुए हैं, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग करवा रहे हैं या फिर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज में लगे हुए हैं, और उनको ये लगता है कि हम यहाँ स्थिर है, मतलब हमें यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है जब तक कि कोई बड़ा कोई इशू नहीं हो जाए। तो वो व्यक्ति भी अपने हिसाब से देख ले, क्योंकि वहां परमानेंट फैकल्टी कभी भी आ सकती है, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि मानदेय में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 15-20 हजार रुपए आपको वहां मिल रहे होंगे और यहाँ भी लगभग 20-25 हजार रुपए मिलेंगे, तो वो ज्यादा फर्क नहीं है। बस आप स्टेबिलिटी को देखिए और अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखिए कि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब बात ये है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जो पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे, उनका ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। तो दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से आप ये भी देख लेना कि गवर्नमेंट जॉब में यानी जो परमानेंट जॉब होती है और इस दोनों में बहुत फर्क है। परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब आपको विदाउट एग्जाम कभी नहीं मिलेगी, उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है और अदर क्वालिफिकेशंस भी मैंडेटरी हो सकती है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत आपकी गवर्नमेंट जॉब सर्कुलेट होती है, रेगुलेट होती है। आपको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, कोई बाकायदा कोई ज्यादा ही बड़ा इशू ना हो। ठीक है। उसमें परमानेंट फिक्स आपको सैलरी मिलती है, हर साल आपके इंक्रीमेंट लगता है, डीए एचआरए जो भी चीजें हैं बाकायदा, वो सब चीजें आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये जो है आपकी गेस्ट फैकल्टी वाली वैकेंसी, इसमें आपको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आओ, उस समय के लिए सेवाएं दो डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट उसके बदले में आपको पेमेंट भी करेगा। ये सेम वैसे ही है, इसमें आपको कभी भी अपदस्थ किया जा सकता है, इसलिए आपको एज ए कैरियर इसको सिलेक्ट नहीं करना है। अल्टीमेट आपका जो कैरियर होगा वो गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब है। इसको सिर्फ आप ये देख लीजिए कि इसके माध्यम से आपका सिलेबस कवर हो सकता है। जैसे मान लो आप फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के टीचर बन के स्कूल में जा रहे हो, तो आप अपने टीचिंग स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, बार बार शाम को नोट्स बनाओ, सुबह जाके पढ़ाओ। तो बच्चों से आप इंटरेक्ट करोगे तो आप भी खुलोगे और आपकी जो स्किल्स है वो काफी बेटर हो जाएंगी। तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, बहुत सारे इसके नुकसान भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पे हो, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। हर बंदा जो तैयारी कर रहा है वो खुद का खुद देखे, मैं आपको यहां से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप प्रिपरेशन की कौन सी स्टेज पे हो, आपने कितने अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हो। बस आप ये देखो कि आपका जो अल्टीमेट पर्पस है, अल्टीमेट गोल है स्टडी का, जिसके लिए आप वहां पर जयपुर में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो आप,
वो आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। यदि आप मैनेज कर सकते हो, आपने प्रिपरेशन उतनी कर ली है कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है, एमसीक्यूज करने हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसी बात नहीं है, स्कूल में भी आपको टाइम मिल सकता है। तो उसके हिसाब से आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन होगा, संबंधित स्कूल में जमा होगा। और लेकिन आप टेंटेटिव डेट्स, क्वालिफिकेशंस, मानदेय, क्राइटेरिया, ये सब आप एलिजिबिलिटी जो विज्ञप्ति दी हुई है पूरी की पूरी, उसको आप देख के विथ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। फिर वो आपको कॉल करेंगे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है।